व्हाट वी ऑन, ठीक है जी, बिजनेस का जो है, राइट गर्ल्स? हेलो, Yes, ma'am. ओके जी। सो टाइप्स ऑफ एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, विच आर कम्स अंडर द टेंजिबल एसेट्स। ओके, सो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? विच वी कैन सी, टच एंड विच वी कैन मतलब measure, okay ji, which are movable items and which are immovable items, they are come under the tangible assets. So movable assets कौन से होते हैं? Like vehicles, machinery, equipments, आप इनको मूव कर सकते हो ना, weighing machine, ये सब क्या है? मूवेबल नेचर के होते हैं। और इमूवेबल नेचर के कौन से होते हैं? लाइक लैंड, बिल्डिंग और वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, oil wells, they can't be moved from one place to another place, and your property, they can't be moved from one place to another place, so these are called immovable assets, right? So intangible assets कौन से होते हैं? What are the intangible fixed assets? It refers to those fixed assets which can't be touched and which can't be seen, right? And these are usually used for the produce the goods and services, and by selling those goods and services we can earn, your business can earn the revenue or money, right? And intangible assets, examples of intangible assets are goodwill, patent, copyright, trademark and franchises. Okay, okay, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਉਧਰ Gagan, mute yourself. Next, current assets. Current assets are in the form of cash, in the form of investment, in the form of consumption, in the production of goods. Current assets like those assets which can be converted into the cash easily whenever you need it. Right, girls? So here are the those current assets. First one in the form of cash, right? And second one is the for their conversion into cash as early as possible, usually within 1 year, right girls? And for their consumption in the production of goods. So examples क्या हैं आपके? आप लोग बताएं मेरे को. What are the examples of current assets? You know very well. Cash, कैश debtors, एट बैंक yeah, cash, debtors और कैश इन हैंड investment. हाँ जी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल correct. Bills बिल्स receivables. रिसीवेबल Right. Bills. These are comes under the current assets. Okay, ji. So here no doubt regarding current asset, regarding fixed assets, regarding tangible asset or intangible assets. Everything is clear to all of you. Next have fictitious assets. यस So मैम girls, यस apart मैम from the fixed assets, current assets, there are the fictitious assets also. Fictitious assets means जो like जिसकी physical form नहीं है, ठीक है, जो physical form में नहीं होता है या जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, जिसको आप आगे फ्यूचर में रियलाइज इन द सेंस मतलब जिसका आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल लाइक जैसे आपका बिजनेस जब शुरू हुआ है, बिजनेस शुरू होने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए होंगे, राइट? कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए होंगे, ठीक है बेटा जी। जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे थे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब स्टार्टिंग में शुरू शुरू के जो खर्चे होते हैं वो कौन से एसेट्स के अंदर आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस कौन से अंदर आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। लाइक हमने डिबेंचर्स, जब आपकी न्यू कंपनी थी, डिबेंचर्स जब आपने इशू किए तो उन डिबेंचर्स के ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए थे, ठीक है जी। उन डिबेंचर्स को इशू करने से पहले आपको कुछ उसके ऊपर एक्सपेंसेस इनकर हुए थे, या आपने जो शेयर्स या डिबेंचर्स जब आपने सेल किए उस टाइम तो आपको आपको डिस्काउंट देना पड़ गया होगा। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये किसका पार्ट है? फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है। और फिक्टिशियस एसेट्स गर्ल्स नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं कि रेकरिंग नेचर के होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉन रेकरिंग नेचर और रेकरिंग नेचर। मैम नॉन हाँ, नॉन रेकरिंग इन द सेंस विच आर नॉन रिपीटेबल। लाइक जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए आपने वो बोलना है। एक बारी जो स्टार्टिंग का खर्चा हो गया वो हर बार थोड़ी ना होता जाएगा। स्टार्टिंग में जब आप कुछ भी परचेज करते हो या कोई भी चीज आप एस्टैब्लिश करते हो, जो उस टाइम पे एक्सपेंसेस हुए वो हर साल थोड़ी ना आप एक्सपेंसेस करने बैठोगे। वो तो एक बारी में जो खर्चा होता है तो उसने तो उसी टाइम पे होना होता है, राइट गर्ल्स? तो वो नॉन रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? रेकरिंग मीन्स जिसने अगेन एंड अगेन रिपीट होना है, एंड नॉन रेकरिंग मतलब which will not repeated again and again, ठीक है, which will not incurring या recurring again and again. So fictitious assets clear है आप सबको?
तो Yes, इनके ma'am. नॉन रिकरिंग नेचर होने की वजह से ही इनको फिक्टिशियस एसेट्स में कैटेगराइज किया गया है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट वी हैव इक्विटी, that is the main important term under comes under the accounting terms. Okay girls, so equity means you all have read the accounting equation, right? And very well know what is the accounting equation and that accounting equation, right girls? So tell me, what is that accounting equation? Honors equity plus. Liabilities is equal to assets. Okay girls, so liabilities, you have used the word liabilities. So liabilities ka second form मैम क्या है? Outsiders equity, yes. मैम एक बार बताना इक्विटी क्या होती है? हाँ, इक्विटी को आगे ही हम इसमें ही क्लासिफाई करने लगे थे। आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट्स ऑल। बाकी हमने इक्विटी एक्सप्लेन करनी है अभी, ठीक है? अभी वो एक्सप्लेन करनी है मैंने। सो आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी? कैपिटल, जिसको आप ऑनर्स इक्विटी बोलते हो, ठीक है? प्लस जो लायबिलिटीज होती हैं आपकी, सिंपल लायबिलिटीज, जिसको आप जिसका दूसरा नेम क्या है? आउटसाइडर्स इक्विटी, इज इक्वल टू, उसने किसके इक्वल होना है? आपके टोटल एसेट्स के। ठीक है, एसेट्स का तो कोई नाम नहीं है, एसेट्स में तो ओके आगे मैम. क्लासिफिक, हाँ, एसेट्स तो आपको पता है कि एसेट्स के तो आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस है, ठीक है? करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी? देन फिक्टिशियस एसेट्स, ओके? तो ये सारी क्लासिफिकेशंस है जो कि करंट एसेट के अंदर आती है, बट सॉरी, एसेट्स के अंदर आती है, बट एसेट्स का कोई एसेट दूसरा कोई नेम है नहीं ना? कभी आपने एसेट्स को कोई उसका सिनोनिम्स या कोई अलग जो नेम जो हम यूज करते हैं, कभी पढ़ा आपने उसको? कभी आपको पता है उसके बारे में? नो ना? हाँ जी गर्ल्स? नो मैम. हाँ, सो इक्विटी, इक्विटी एक ब्रॉडर है, इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, जिसमें कि लाइक गर्ल्स, जैसे आपके पास जो बिजनेस के पास शेयर्स हैं, जो आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है? शेयर्स इन द सेंस, तो वो तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गई बेटा, जिसके के ऊपर आपने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है और रिटर्न देना है फॉर फ्यूचर में। क्योंकि शेयर तो तभी बना जब आपके शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में क्या दिया? अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, तभी उतने पार्ट का वो शेयर बन गया, शेयर होल्डर बन गया आपके बिजनेस का। तो जिसको आपने पेमेंट करनी है, तभी तो आपको पता है कि शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटी के अंदर आता है, टोटल लायबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है? तो इक्विटी का मतलब है वो सारी क्लेम्स, वो सारी राइट्स जो कि एसेट की जो कि एंटरप्राइज के एसेट्स के ऊपर होता है। लाइक जैसे बिजनेस के हर एक एसेट के ऊपर आपको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट, पेमेंट आनी होती है, या आपने बाहर वालों को पेमेंट करनी होती है जब वो क्लेम करेगा, ठीक है? जब आपके शेयर होल्डर्स हैं या आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो उन पे आपने फ्यूचर में पेमेंट उनको करनी है। तो अगर वो आपकी बिजनेस के एसेट पे क्लेम करते हैं, तो आपको वो एसेट उनको देना पड़ेगा। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है जिसके ऊपर आप उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रहे हो, अगर वो इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं दे पाओगे, तो उनके पास राइट है कि वो बिजनेस के या एंटरप्राइज के एसेट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है गर्ल्स? फॉर एवरी एसेट ऑफ द बिजनेस समवन हैज पेड फॉर इट, और द अमाउंट इज पेबल टू समवन फॉर दिस, या किसी को आपके उस एसेट पे पेमेंट करनी पड़ेगी आपके बिजनेस में, या आपको उन एसेट्स के ऊपर किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, किसी दूसरी कंपनी को। राइट गर्ल्स, क्लियर है गगन? इसको आपने सिंपल यस समझना है, मैम. हाँ, इनको सिंपल समझना है। इक्विटी दो किस्म की है, एक होती है ऑनर्स इक्विटी, जिसको आपने क्या बोलना है? कैपिटल, ठीक है? ऑनर्स इक्विटी, जो कि जो ऑनर है, शेयर होल्डर है, अपना पैसा लेके आके उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। और आउटसाइडर्स इक्विटी, आउटसाइडर्स इक्विटी मतलब लाइबिलिटी, सिंपल लाइबिलिटी, जो कि आपकी लाइबिलिटी है कि आपने अपने क्रेडिटर को पे करना है, बिल्स पेबल, ये सब, वो हो गया आपका सिंपल आउटसाइडर्स इक्विटी, ठीक है? तो इक्विटी को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो टोटल इक्विटी दो पार्ट्स में डिवाइड होके एक होती है, बाइफरकेट होती है ऑनर्स इक्विटी में, और दूसरी आती है आउटसाइडर्स इक्विटी में, राइट? सो जो ऑनर्स इक्विटी है उसका नाम है कैपिटल, और जो आउटसाइडर्स इक्विटी है उसका नाम क्या होता है? क्रेडिटर्स, जिसको कि आप लाइबिलिटीज के नाम से भी जानते हो। ओके, सो इक्वेशन से समझना बहुत इजी होता है, rather देन कि उसकी एक्सप्लेनेशन को जाके आप डीपली समझो। समझ में आया गगन, कुलजोत, अर्शदीप?
समझ में आया यस सबको? मैम। देखो, आपको इक्वेशन से जल्दी समझ में लग गया? यस मैम। इक्वेशन से जल्दी समझ में लग गया कि उन्होंने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इक्विटी को। फर्स्ट वन है ओनर्स इक्विटी, सेकंड वन आउटसाइडर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी, जबकि मैंने आपको डायग्राम याद होगा, वो पीडीएफ का डायग्राम याद होगा या वर्ड डॉक्यूमेंट का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें वो डायग्राम्स बनाए गए थे। वो बैलेंस भी था ना, जिसमें एक तरफ ओनर्स यस इक्विटी था, मैम। एक तरफ आपका लायबिलिटीज टोटल था, और वो उन लायबिलिटीज को फर्दर डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर आप आउटस्टैंडिंग, याद है ना आपको, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड करते थे, मतलब वो भी उस कैटेगरी के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये क्लियर है ना गर्ल्स? इक्विटी, मीनिंग ऑफ द इक्विटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उसके बाद आपका टोटल, हाँ, टोटल जो इक्वेशन बनता है वो तैयार हो गया। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू assets. So you have used that word also, that equation also, and the second equation also, that is capital plus liabilities is equal to assets. ठीक है जी? ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर है कि आपने इसको अच्छे से समझना है। सो लाइबिलिटीज, गर्ल्स, व्हाट आर द लाइबिलिटीज? Liabilities are the financial obligations on the company which we have to pay towards the other, our outsiders, our creditors, our debentures. ठीक है गर्ल्स? मैम यस मैम, व्हाट वी ओ, वो वाली। या हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाट वी ओ, एंड एसेट्स व्हाट वी हैव ऑन, यस मैम। खुद से परचेज किया वो है हमारी एसेट्स, जो हमारी खुद की रेवेन्यू है, जो हमारे खुद के बिजनेस के हैं। और लाइबिलिटीज व्हाट वी हैव टू ओ, ओइंग वर्ड यूज हुआ है ना, इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन यस। पर्सन टू द अनदर, राइट? ये उसकी एक्सप्लेनेशन, वो तो जस्ट एक 3 टर्म्स में मैंने आपको इन्वर्टेड कोमास में प्रोवाइड किया था, बट ये जस्ट आपका एक मतलब एक लाइन है कि इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। और वो वन पर्सन कौन है? वो आप हो, डेटर, जो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऑब्लिगेशन हो देने के लिए, किसको? आप अपने क्रेडिटर को। ठीक है, उस केस में आप दूसरी कंपनी के लिए क्या हो जाओगे? डेटर, और दूसरी कंपनी आपके लिए क्रेडिटर है, जिसको आपने पेमेंट करनी है। राइट? राइट गर्ल्स? ओके मैम। यस ओके। मैम। यस मैम। आई विल शो समथिंग, वेट अ मिनट। मैं वो पीडीएफ सर्च कर रही हूँ जो कि मैंने आपको बनवाया था। या आई थिंक वो इसमें नहीं है। आपको याद है बेटा, जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स आपको करवाए थे, वो भी मेरी डायरी पे ही मैंने वो सारा मेंशन किया था। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन के टिप्स हैं। लीव इट। मैम मैं देखूं एक बार अपनी नोटबुक पे। कोई बात नहीं, उसको कल शेयर कर लेंगे, बट आपको याद है, बस इतना बहुत अच्छी बात है कि आप सबको वो चीजें क्लियर हैं, है ना? उसमें मैंने 22 अराउंड 22 या 23 अराउंड मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स लिखवाए थे, और वो भी छोटे टर्म्स में लिखवाए थे, स्मॉल टर्म्स में, है ना, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। याद है? ओके जी। सो आफ्टर लाइबिलिटीज वी हैव द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। यू नो कि लाइबिलिटीज की टाइप्स क्या होती हैं? फटाफट बताओ मेरे को बच्चों। वेरियस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, ओके, हाँ लॉन्ग जी, टर्म लायबिलिटी। हाँ हाँ, आपने कैसे बताना? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद आपकी आएंगी करंट लाइबिलिटीज,
उसमें भी आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो, लाइक जैसे एसेट्स में बाइफरकेशन की हुई है ना, तो आपने कई की बुक्स में ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ा होगा, राइट गर्ल्स? आप सबको फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी दिखी होंगी, और करंट लाइबिलिटीज भी दिखी होंगी, और आपने ये सब डिटेल में यस। पढ़ा भी होगा, राइट गर्ल्स? सो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी होती हैं और करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। सो जो करंट लाइबिलिटीज के जो कुछ एग्जांपल्स आते हैं उनको आपने करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही डालना है, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज विच यू हैव टू पे विद इन 1 year. Current liabilities means these are those obligations, those liabilities which every business has to pay within one accounting period. ठीक है, कि उसको विद इन 1 year आपने क्या करनी होती है, अपनी लाइबिलिटीज को मिटिगेट करनी होती है, फुल फ्लेज करनी होती है। एंड व्हाट आर द फिक्स्ड लाइबिलिटीज विच यू हैव टू पे? यू, वी, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हम बिजनेस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर a period of 1 year, and these liabilities are long term loans, public deposits and debentures, right girls? So contingent liabilities, so you know contingencies मतलब जो भी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं बिजनेस की, ठीक है? लाइक जैसे बिजनेस का कोई फाइनेंशियल केस चल रहा है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो वो अभी पेंडिंग है, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो उसको आप बैलेंस शीट के नीचे एक नोट केस लिखते हो, फुट नोट लिखते हो। फुट नोट मतलब जब आपकी लाइबिलिटी, जब आप पूरा बैलेंस शीट बना देते हो, खत्म हो जाता है बैलेंसिंग, मतलब डबल लाइन कर देते हो, तो उसके नीचे जब जो लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं? फुटनोट बोलते हैं, ठीक है? आउटसाइड द बैलेंस शीट। ओके गर्ल्स, तो मैम उसमें क्या ओके मैम। लिखते हैं? उसके नीचे आप फुट लिखोगे ना, नोट। हाँ नोट लिखोगे कि ये वाला जो एक्सपेंस है या ये वाली जो एंट्री है, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो वो आपका, जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे वहां पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में आपको ऐसी लाइन मिलेगी। अगर आपको लगा कि वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तो उस लगा क्या मतलब वो होगी, तो उसको आपने आउटसाइड द बैलेंस शीट आपने क्या लिखना है, क्या लिखना है कि दीज आर दी, दीज एक्सपेक्टेड वैल्यू आर दी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है? ओके मैम। हाँ, मतलब कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसलिए इसको हमने बैलेंस शीट में ऐड नहीं करना। ये सबको पता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में ऐड नहीं होती हैं। और वो तब लाइबिलिटी साइड अगर वो शो करनी भी है तो उसको कुछ आप जैसे उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने यूजर्स के सामने। और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो द अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, तो ये सारे हमने कन्वेंशंस रीड किए थे ना। फुल डिस्क्लोजर में हमने क्या पढ़ा था कि एवरी बिजनेस हैज टू डिस्क्लोज द ऑल मटेरियल या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यूजर्स, राइट गर्ल्स? फुल डिस्क्लोजर में आपने उतना सारा नहीं डिस्क्लोज कर देना जो कि आपका खुद के सीक्रेट हैं आपके बिजनेस के, बट आपने जो इंपॉर्टेंट है जो डिस्क्लोज करना है टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर यूजर्स, यू हैव टू डू दैट। ओके गर्ल्स, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एग्जाम्पल्स कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के, वो कौन कौन से हैं। एंड आप यहाँ पे मीनिंग पढ़ो गर्ल्स। मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट्स विच मे और मे नॉट बिकम पेबल इन द फ्यूचर। ये ऐसा अमाउंट है जो कि पता नहीं पेबल हो भी फ्यूचर में या ना हो, ठीक है? जिसकी पेमेंट आपको मिले या ना भी मिले, या आप कर पाओ या ना भी कर पाओ, ठीक है? ओके, सो फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइड, यू नो कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू डोंट एक्सपेक्ट अबाउट योर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, ठीक है जी? सो फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइड वेदर इट इज रियली अ लाइबिलिटी और नॉट, ये आपकी लाइबिलिटी होगी भी कि नहीं भी होगी। सो ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी, इसको आप क्या करते हो? एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो। ओके गर्ल्स, इसी वजह से ये रीजन है कि आप वो पेबल है फ्यूचर में कि नहीं, और वो लाइबिलिटी है भी कि नहीं, और इसी अनसर्टेनिटी और इसी इनडेफिनेटनेस की वजह से ये आप कैसे ट्रीट करोगे? एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ओके, like financial cases pending against the business in the court of law। ओके, लॉ में आपकी लिटिगेशन चल रही है, आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपके बिजनेस के अगेंस्ट, तो कुछ केसेस आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में होती हैं। लाइक गारंटीज अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी और के बिहाफ पे आपने कोई लाइबिलिटी ली है, ठीक है, कोई गारंटी ली है, तो वो भी तो आपके लिए लाइबिलिटी ही होगी ना, जो कि आपको फ्यूचर में जाके पता नहीं आपने उसको कंप्लीट करना भी है कि नहीं करना है, तो वो ट्रीट होंगे एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, राइट? राइट? Expenses and cost, यस। you know,
There are some expenses. Yes, ma'am. Okay, you have to incur. So these expenses are done with the aim of earn some revenue. Okay, girls? Since expenses are the cost of goods services used by, and examples are like salaries paid, postage pays, advertisement, and जो rent pay किया आपने, telephone bills and depreciation on assets, these are called your expenses. And expenses and expenditure are the different. ठीक है, these are different. And expenditure further may be divided into two parts: revenue expenditure and capital expenditure. And you know what are the revenue expenditure? Revenue expenditure जो current period में आप consume कर रहे हो, the amount incurred for the purchase of goods or services which are consumed during the period. ओके, लाइक आपने सैलरीज पे आपने एक्सपेंस किया है, रेंट पे किया, इंश्योरेंस, कैरियज, फ्रेट, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके कौन से एक्सपेंडिचर हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो करंट पीरियड में आप कंज्यूम कर रहे हो या पेमेंट वगैरह कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप कोई एसेट, बिग चीज, बिग बिग इवेंट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, ओके, तो उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज Capital आर नॉन expenditure. रेकरिंग पेमेंट. ये आप हर रोज थोड़ी ना मशीनरी आप खरीदोगे, या हर रोज आप थोड़ी ना लैंड खरीदोगे. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की होती हैं. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हो? इसके पीछे का आपका पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. ऑल राइट. लॉसेस, लॉसेस हमारे क्या है? अनवांटेड बर्डन है ऑन द फेस ऑफ द बिजनेस. लॉसेस लाइक थेफ्ट हो गया, फायर लग गया, मिस हैपनिंग होगी, अर्थक्वेक आ गया, जैसे ये कोविड-19 सिचुएशन आपके किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? लॉस का ही रूप में आया हुआ है. सारी कंपनीज का Yes. वर्क फ्रॉम होम हो गया, सारी कंपनीज को इतने लॉसेस हुए हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया गया, कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज को रखा गया जो कि पुराने एम्प्लॉयज थे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज थे. तो बेटा जी ये सब क्या है? आप इसमें वो कोविड वाला लिख सकते हो. ओके, ओके. Okay, ma'am. हाँ, प्रॉफिट, the excess of revenue over the expenses are called, is called profit. And revenue, the flow of benefits on the business, जो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता है, तो इसमें वो सारी चीजें आपने रेवेन्यू के अंदर लिखनी है. ओके, तो ये सारे मिलते जुलते हैं, बट इनका कुछ ना कुछ आपने बाइफरकेट करके मीनिंग आपने लिखना ही है. इनकम, गेन, डिस्काउंट, यू ऑल नो दीज टर्म्स. ट्रांजेक्शंस, सो गर्ल्स व्हाट आर द ट्रांजेक्शंस? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. सिंपल. Yes, ma'am. And what are the account? What is the account? It is the only summary of all the transactions where we record that expenses or income, and it is of the T shape. And at the left hand side debit, and at the right hand side credit. Credit. ठीक है जी. सो अकाउंट क्लियर है, ट्रांजेक्शंस का मीनिंग क्लियर है, डिस्काउंट यू ऑल नो कि जब भी आपका बिजनेस डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो आपका ये एक्सपेंस हो रहा है, या आपका जो क्रेडिटर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो आपको ये रेवेन्यू हो रही है. ठीक है, तो ये डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की आपको एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं. ये मैंने आप सबको अच्छे से बताया हुआ है. ओके जी. ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब आपको पता है. सो ये आपने एक ऐसा अकाउंट बना देना है. जब भी अकाउंट का मीनिंग आप लिखोगे, उसके बाद आपने अकाउंट्स के आगे बाइफरकेट कर देने हैं. यू नो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. टेल मी, हरी अप गर्ल्स. Personal account, हाँ real जी, account, nominal account. वेरी गुड, वेरी गुड. सो किसने आंसर किया ये? ओह, मनप्रीत कौर, वेरी गुड, सुपर्ब. एंड यू नो व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट्स? एंड पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2-3 पार्ट्स. ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. सो दे डोंट नीड द फर्दर एक्सप्लेनेशन. yes or no, girls? These No, points doesn't need to further explanation. no, ma'am. रहने दो. Okay, girls. So so in the impersonal account we have real account and nominal account. Real account contains all the assets and nominal account contains all the incomes and expenses. ठीक है जी. Okay, girls. So Yes, where ma'am. here we have finished the all accounting terms. Rest the disadvantages or limitations of accounting, you have to read yourself. Okay, girls.